गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव में एरर फाइंड आउट करना। ओके, पिछली वीडियोस में हमने नाउन और प्रोनाउन का एरर फाइंड करना सीख लिया था। आज हम एडजेक्टिव का एरर फाइंड करना सीखेंगे। ये हमारे एडजेक्टिव का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो फर्स्ट में मैंने एडजेक्टिव का डेफिनीशन, एडजेक्टिव के पार्ट्स, उनका डेफिनीशन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब कुछ करा दिया है। आज एरर फाइंड करना हम सीखेंगे एडजेक्टिव में। ओके, सो मैं ब्रीफ में बता दूं, एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। ओके, जैसे दिस इज़ अ रेड कार, यह एक लाल कार है। सो रेड हो जाएगा एडजेक्टिव, बिकॉज वो कार कैसी है उसकी क्वालिटी को बता रहा है। सो एडजेक्टिव का डेफिनीशन या उसके बारे में कुछ भी अगर जानना हो, आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो एडजेक्टिव लेक्चर फर्स्ट देखिए, चैनल विजिट कीजिए। ओके, अब आइए स्टार्ट करते हैं हम एरर फाइंड आउट करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टीचर विल गिव द स्टूडेंट्स अ वर्बल टेस्ट। यहाँ पर पार्ट वाइज दिया गया है। पार्ट ए में है द टीचर, पार्ट बी में है विल गिव, पार्ट सी में है द स्टूडेंट्स और पार्ट डी में है अ वर्बल टेस्ट। अब आपको बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में कहाँ पर रॉन्ग है। ओके, तो देखिए, द टीचर ठीक है, विल गिव ये भी ठीक है, द स्टूडेंट्स यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन पार्ट डी में अ वर्बल टेस्ट लिखा है, ये गलत है। एन ओरल टेस्ट होगा। ओके, हम लोग बोल चाल की भाषा में भी बोलते हैं वर्बल एग्ज़ाम है या वर्बल टेस्ट है, तो ये ग्रामेटिकली गलत है बोलने में। ग्रामर के तौर पे अगर देखा जाए तो ओरल बोलना होगा। ओके, एन ओरल टेस्ट। सो इस सेंटेंस का पार्ट डी रॉन्ग है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राधा इज़ द ओल्डर ऑफ द 2 सिस्टर्स। मतलब राधा 2 बहनों में बड़ी है या 2 बहनों से बड़ी है। ओके, सो राधा ठीक है, राधा इज़ ठीक है, लेकिन ओल्डर नहीं होता है। ओल्डर किसी सामान के कॉन्टेक्स्ट में होता है। ओके, जैसे मैंने कहा ये घर उस घर से 2 साल पुराना है, तो यहाँ पर ओल्ड या ओल्डर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर 2 लोगों का कंपेयर हो रहा है तो वहाँ पर एल्डर, यंगर यह यूज़ करेंगे। तो राधा क्या है, अपनी 2 बहनों से बड़ी है या अपनी 2 बहनों में बड़ी है। सो यहाँ पर ओल्डर ना होकर एल्डर हो जाएगा। ओके, जैसे हम कहते हैं ना, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर या ही इज़ माई यंगर ब्रदर, तो यहाँ पर ओल्डर, शॉर्टर ये सब यूज़ नहीं होगा। एल्डर, यंगर यह यूज़ होगा। डैट्स वाई ओल्डर रॉन्ग है, इसलिए सेंटेंस का बी पार्ट गलत है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहन इज़ वाइजर दैन ऑनेस्ट। मतलब मोहन जो है वो होशियार है, मतलब ज़्यादा होशियार है। ईमानदार तो है लेकिन ईमानदार से ज़्यादा वो होशियार है। तो यहाँ पर वाइजर नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने नीचे में पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव तीनों डिग्रीज लिख रखी है। पॉजिटिव जब एक की बात हो रही हो, अगर 2 में कंपेयर हो रहा है तो वाइजर, और अगर 2 से ज़्यादा में कंपेयर हो रहा है तो वाइजेस्ट। लेकिन यहाँ पर वाइजर लिखा है और मोहन का किसी दूसरे से कंपेयर नहीं हो रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि मोहन ऑनेस्ट है, मतलब मोहन ईमानदार है, लेकिन उससे ज़्यादा वो चालाक है। मोहन का खुद से, मोहन के ही बारे में बताया जा रहा है, कोई कंपेयर नहीं हो रहा है, तो वाइजर नहीं होगा बल्कि मोर वाइज हो जाएगा। मोहन इज़ मोर वाइज दैन ऑनेस्ट। मोहन जितना ईमानदार है उससे ज़्यादा वो चालाक है। सो सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डेथ इज़ मोर प्रेफरेबल दैन डिसऑनर। डिसऑनर का मीनिंग होता है अपमान। ओके, सो यहाँ पर लिखा है कि अपमान से भली तो मौत है। ओके, किसी का अपमान हो उससे बेहतर वो मरना पसंद करता है। सो डेथ इज़ ठीक है, लेकिन प्रेफरेबल से पहले मोर नहीं लगेगा। जैसे हुआ कोई वर्ड परफेक्ट, ओके, चीफ, प्राइम, सुप्रीम, ये सारे वर्ड्स अपने आप में बिल्कुल टॉप लेवल के वर्ड्स हैं, और जब टॉप लेवल के वर्ड्स हो ना तो उनसे पहले मोर, मोस्ट ये सब नहीं लगाते हैं। वेरी, एक्सलेंट, जैसे एक्सलेंट है तो एक्सीलेंट के आगे कभी आपने वेरी एक्सीलेंट नहीं सुना होगा, क्योंकि एक्सीलेंट अपने आप में ही टॉप क्वालिटी का वर्ड है।
इसी तरह से प्रेफरेबल भी अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, इसलिए मोर नहीं यूज़ होगा। सो मोर यहाँ पर एक्स्ट्रा है, मोर नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसके लिए हमें स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। द पॉटर टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट फ्यूअर दैन 10 रुपीज़। पॉटर कहते हैं कुली को, ओके। कुली ने मुझसे कहा कि वो 10 रुपये से कम नहीं पैसे लेगा। सो देखिए द पॉटर ठीक है, टोल्ड मी डैट यहाँ तक भी सेंटेंस ठीक है। आगे है ही वुड नॉट एक्सेप्ट फ्यूअर दैन 10 रुपीज़, तो फ्यूअर गलत हो जाएगा, ओके। यहाँ पर लेस हो जाएगा। अगर 10 रुपीज़ नहीं रहता तब हम फ्यू का यूज़ कर सकते थे। जैसे अगर वो कहता कि उसे थोड़े से चावल चाहिए तो फ्यू राइस हो सकता था यहाँ पर, लेकिन 10 रुपये एग्जैक्ट बता दिया गया है, डैट्स वाई यहाँ पर फ्यू या फ्यूअर ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं होगा। इसकी जगह पर लेस यूज़ होगा कि वो 10 रुपये से कम नहीं लेने वाला है, ओके। यहाँ पर सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देंगे स्टूडेंट, ये थोड़ा सेंटेंस लॉन्ग है, ये मैं लास्ट में बताऊँगी, पहले हमें शॉर्ट सेंटेंस सीखने हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। व्हेन आई वॉज वॉकिंग along the bank of the river I saw an asleep man in rags and tatters। कह रहा है कि जब मैं किसी नदी के किनारे टहल रहा था तो मैंने देखा कि फटे पुराने कपड़े पहने एक इंसान सो रहा है, ओके। तो देखिए व्हेन आई वॉज वॉकिंग यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। along the bank of the river ये भी ठीक है। आगे है आई सॉ एन asleep मैन। स्टूडेंट्स रैग्स एंड टैटर्स की मीनिंग होता है फटे पुराने कपड़े या बिल्कुल फटे हाल स्थिति में, ओके। सो आई सॉ एन asleep मैन। सो एन asleep मैन नहीं होगा बल्कि ए मैन asleep, ये सही वर्ड होगा, ए मैन asleep, ओके। सो क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग होगा। यहाँ पर मैं टिक करना भूल गई थी, आप लोग टिक कर लीजिए, सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, आई एम 5 feet tall whereas one of my brothers who lives in America is 6 feet high। कह रहा है कि मैं 5 फीट लंबा हूँ जबकि मेरा एक भाई जो अमेरिका में रहता है वो 6 फीट हाई है, ओके। हाई लिखा है। अब देखिए यहाँ पर है आई एम 5 feet tall, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। आगे है वेयर एज वन ऑफ माई ब्रदर्स। आप हो सकता है सोचेंगे कि ब्रदर्स क्यों लिखा है ना, तो जब है वन ऑफ माई ब्रदर्स, यहाँ पर बात हो रही है कि मेरे सभी भाइयों में एक भाई की बात बता रहा है ना, तो जब सभी भाइयों में से कोई एक, सभी भाइयों की बात हो रही है इसलिए ब्रदर्स लिखेंगे, वन ऑफ माई ब्रदर्स। यहाँ पर ब्रदर्स बिल्कुल सही है, ओके। आगे देखिए हु लिव्स इन अमेरिका, मतलब मेरा वो भाई जो अमेरिका में रहता है, इज़ 6 feet हाई। सो यहाँ पर हाई नहीं होगा बल्कि टॉल हो जाएगा, क्योंकि हाई किसी भी सामान के लिए, किसी भी थिंग्स के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर किसी बिल्डिंग की बात होगी तो हम कहेंगे दिस इज़ अ वेरी हाई बिल्डिंग, ये बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, वहाँ पर टॉल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन किसी पर्सन के बारे में अगर बात करना होगा, जैसे ही कहना होगा वो बहुत लंबा लड़का है, तो हम कहेंगे ही इज़ वेरी टॉल बॉय। वहाँ पर क्योंकि इंसान की बात हो रही है तो हम टॉल यूज़ करेंगे, और अगर किसी चीज़ की बात होगी तो हम हाई यूज़ करेंगे, इसलिए सेंटेंस का डी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ बियॉन्ड एनी कंट्रोवर्सी दैट नो बॉय इन दिस क्लास इज़ एज गुड एज राजेश इज़। कह रहा है कि ये सभी बातों से अलग है कि क्लास का कोई भी लड़का राजेश के जितना अच्छा नहीं है। तो देखिए इट इज़ बियॉन्ड एनी कंट्रोवर्सी दैट नो बॉय इन दिस क्लास, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। आगे है इज़ एज गुड एज राजेश इज़, तो लास्ट में जो इज़ आया है उसका काम नहीं है, सेंटेंस ऐसे होगा इज़ एज गुड एज राजेश, ओके। क्लास का कोई भी लड़का राजेश के जितना अच्छा नहीं है। सो सेंटेंस के लास्ट में जो इज़ लिखा है उसे हम कट कर देंगे और सेंटेंस का डी पार्ट
रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू बी मोर देन चाइना इन द नेक्स्ट 2 और 3 डिकेड्स। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नाउन या प्रोनाउन के एरर में भी बताया था कि जब इंडिया के पॉपुलेशन को कंपेयर किया जा रहा है तो चाइना से कंपेयर नहीं किया जाएगा बल्कि चाइना के पॉपुलेशन से कंपेयर किया जाएगा। ओके, तो जब हमने कहा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू बी मोर दैन चाइना, तो यहाँ पर चाइना नहीं होगा बल्कि डैट ऑफ चाइना होगा। मतलब इंडिया का पॉपुलेशन अगले 20 या 30 सालों में चाइना से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो सच 2 और 3 डिकेड्स, स्टूडेंट्स डिकेड्स कहते हैं 10 साल को। ओके, सो 2 और 3 डिकेड्स मतलब हो गया 20 साल या 30 साल। ओके, ऑन एन एवरेज। सो यहाँ पर चाइना रॉन्ग है, डैट ऑफ चाइना होगा, इसलिए सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वामी विवेकानंदा वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड मोस्ट लर्नड मैन ऑफ इंडिया। कह रहा है स्वामी विवेकानंद जो थे वो इंडिया के मतलब बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ओके, सो स्वामी विवेकानंद वाज, यहाँ तक ठीक है। आगे है वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड मोस्ट, वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड लर्नड। ओके, सो लर्न नहीं कह सकते हैं, पढ़े लिखे तो हम लोग भी हैं। ओके, बट स्वामी विवेकानंद जितने हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वाइजेस्ट एंड लर्न से पहले हम मोस्ट यूज़ करेंगे। वाइजेस्ट एंड मोस्ट लर्नड मैन ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उनमें से वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे। दैट्स वाई सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस विथ विक्रम बिकॉज ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन इन हिज डीलिंग्स। कह रहा है आप विक्रम के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि वो डीलिंग्स के मामले में बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। सो यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सेंटेंस ठीक है। विथ विक्रम, विक्रम के साथ, सेंटेंस ठीक है। बिकॉज ही इज़, क्योंकि वो है, क्या है वो, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन इन हिज डीलिंग्स। इन हिज डीलिंग्स ये वर्ड, ये जो है इन हिज डीलिंग्स, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ वैसे जब हम लिखते हैं तो एन ऑनेस्ट मैन लिखते हैं, बट यहाँ पर सेंटेंस में एन ऑनेस्ट मैन नहीं होगा बल्कि ए मैन ऑनेस्ट, ये राइट ग्रामर होगा। सो ए मैन ऑनेस्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, सेंटेंस का डी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। मैंने टिक नहीं किया है, आप लोग जब लिखेंगे तो टिक कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर नोट्स बनाया कीजिए वरना आप लोग भूल जाएंगे क्या पढ़ा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है। डू नॉट गिव अस एनी काइंड ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस, ओनली वर्बल इंस्ट्रक्शन विल बी इनफ। कह रहा है हमें किसी भी तरह का रिटन इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन बोलकर समझा दीजिए, यही काफ़ी होगा। ओके, सो डू नॉट गिव अस, यहाँ तक ठीक है। आगे है बी एनी काइंड ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन, डू नॉट गिव अस एनी काइंड ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन, यहाँ तक ठीक है। आगे है ओ वनली वर्बल इंस्ट्रक्शन। सो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बताया था कि एज अ ग्रामर, ग्रामेटिकली देखा जाए तो वर्बल नहीं होगा बल्कि सेंटेंस में हम ओरल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर होना चाहिए वनली ओरल इंस्ट्रक्शन। सो वर्बल रॉन्ग है, इसलिए सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फ्यू fill the comments you made on her have cut her to the quick, so you must apologize her for this। अच्छा, ये जो भी है ना यहाँ पर करेक्ट करके मैंने ब्लू पेन से लिखा है और क्वेश्चन जो है वो ब्लैक पेन से है। आई होप आप लोगों को डाउट नहीं हो रहा होगा। सो नेक्स्ट अगले चैप्टर से मैं कोई दूसरा पेन यूज़ करूँगी जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। फ़िलहाल तो ऐसे ही एडजस्ट कीजिए, ब्लैक पेन से क्वेश्चन है और जो भी करेक्ट है वो ब्लू पेन से है।
ओके, सो दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं. फ्यू फिल्दी कमेंट्स यू मेड ऑन हर हैव कट हर टू द क्विक, सो यू मस्ट अपोलोजाइज हर फॉर दिस. कह रहा है तुमने उस पर जो कुछ फिल्दी कमेंट्स यानी कुछ बकवास कमेंट्स, कुछ भद्दे कमेंट्स किए हैं, इसकी वजह से वो बहुत अपसेट है, बहुत नाराज़ है, तो तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए. ओके, यहाँ देखिए हैव कट हर टू द क्विक. ओके, इसका मतलब होता है टू मेक एंग्री, मतलब तुम्हारे जो भी भद्दे कमेंट्स थे उसकी वजह से वो अपसेट है, नाराज़ है. फिल्दी का मतलब होता है डर्टी, मडी, मतलब कह सकते हैं भद्दे कमेंट्स, बकवास कमेंट्स. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, फ्यू नहीं होगा, फ्यू से पहले द यूज़ करेंगे. द फ्यू फिल्दी कमेंट्स. ओके, क्योंकि उसने तो बहुत सारे कमेंट्स किए होंगे, लेकिन वहाँ पर बात हो रही है सिर्फ उन कमेंट्स की जो भद्दे थे या बकवास कमेंट्स थे. ओके, सो हो जाएगा द फ्यू फिल्दी कमेंट्स यू मेड ऑन हर हैव कट हर टू द क्विक, सो यू मस्ट अपोलोजाइज हर फॉर दिस. ओके, सो सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग है. अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, वाइल यू आर इन आगरा यू मस्ट नॉट मिस सीइंग द ताजमहल बिकॉज इट इज़ अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट्स. कह रहा है जब आप आगरा में रहो या जब आप आगरा जाओगे तो आपको ताजमहल देखना मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखना वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट मतलब बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है या बहुत ही अद्भुत है, तो आपको देखना चाहिए. सो वाइल यू आर इन आगरा, सेंटेंस ठीक है. यू मस्ट नॉट मिस, सेंटेंस ठीक है. सीइंग द ताजमहल, यहाँ तक भी सेंटेंस सही है. आगे है बिकॉज इट इज़ अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट्स. तो ये वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट्स नहीं होगा, ये हो जाएगा मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, मॉन्यूमेंट्स वर्थ सीइंग. ओके, तो सेंटेंस का डी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर. ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आनंद वाज लेस वरीड एंड anxious व्हेन द रिजल्ट ऑफ SBI वाज डिक्लेयर्ड. कह रहा है कि सभी स्टूडेंट्स में सिर्फ आनंद था जो सबसे कम परेशान था जब SBI का रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड होने वाला था. ओके, या डिक्लेयर्ड हो गया था. SBI का रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड होने के बाद सभी स्टूडेंट्स में सिर्फ आनंद था जो कम परेशान था. तो देखिए सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, तो जब सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगा, और अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगा तो आनंद वाज लेस वरीड नहीं होगा, बल्कि आनंद वाज लीस्ट वरीड हो जाएगा. देखिए पॉजिटिव डिग्री में होता है लेस, कॉम्परेटिव डिग्री में होता है लेसर, और सुपरलेटिव डिग्री में होता है लीस्ट. तो यहाँ पर होगा आनंद वाज लीस्ट वरीड, आनंद वाज द लीस्ट वरीड. ओके, सो सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर. इवन द मोस्ट परफेक्ट स्पिरिचुअल टीचर इन द वर्ल्ड कैन नेवर सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ. कह रहा है कि दुनिया का कोई भी स्पिरिचुअल टीचर हो, दुनिया का सबसे परफेक्ट स्पिरिचुअल टीचर ही क्यों ना हो, वो भी कभी कभी अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असमर्थ होता है. ओके, सो जब स्टार्टिंग में ही गलत है. देखिए इवन द मोस्ट परफेक्ट, मैंने अभी पीछे भी क्वेश्चन में बताया था, परफेक्ट, सुप्रीम, एक्सीलेंट, ये सारे वर्ड्स अपने अपने टॉप लेवल पर होते हैं, इन्हें हम और बढ़ा नहीं सकते हैं. बिल्कुल ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके आगे नहीं हो सकता है. तो जब परफेक्ट के आगे कुछ हो ही नहीं सकता है तो मोस्ट परफेक्ट हम कैसे लिखेंगे. डैट्स वाई यहाँ पर मोस्ट गलत है, मोस्ट रॉन्ग है, मोस्ट हटा देंगे. अब सेंटेंस होगा इवन द परफेक्ट स्पिरिचुअल टीचर इन द वर्ल्ड कैन नेवर सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ. सो यहाँ पर मोस्ट रॉन्ग है, इसलिए सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग हो जाएगा. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर. आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. टू माई माइंड शी एंड हर सिस्टर आर मोर ब्यूटिफुल दैन वाइजर. ओके, पहले वाइजर लिखा है. कह रहा है कि मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार वो और उसकी बहन ज़्यादा सुंदर है, मगर उतनी होशियार, उतनी समझदार नहीं है. ओके, अच्छा, वाइज मतलब होता है समझदार और क्लेवर मतलब होता है चालाक. सो आमतौर पर हम लोग जो बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति होता है उसे हम
बोलचाल की भाषा में चालाक बोल देते हैं। सो डैट्स वाई पीछे क्वेश्चन में जहाँ पर वाइज आया था मैंने वहाँ पर चालाक वर्ड यूज़ किया है, बट वाइज मतलब होता है होशियार। ओके, सो आप ध्यान रखेंगे। चलिए, टू माई माइंड यानी कि मेरे अनुसार शी एंड हर सिस्टर आर मोर ब्यूटीफुल दैन वाइज़र। सो वाइज़र नहीं होगा, वाइज़र होता है जब हम किसी को किसी से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों बहनों का कंपेयर नहीं किया जा रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि वो दोनों बहन सुंदर तो है मगर सुंदर ज़्यादा है और समझदार कम है। यहाँ पर कंपेयर नहीं हुआ, दोनों की अपनी अपनी बात हो रही है। मतलब जो फर्स्ट वाली बहन है वो भी कम समझदार है, ज़्यादा सुंदर है। जो सेकंड वाली सिस्टर है वो भी कम समझदार है और ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर कंपेयर नहीं हो रहा है, इसलिए वाइज़र नहीं होगा, बल्कि हम वाइज लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द टू लास्ट सॉन्ग्स बाय सोनू निगम हु हैज़ ऑलरेडी गिवन मेनी हिट सॉन्ग्स हैव प्रूव्ड अ सक्सेस। कह रहा है कि सोनू निगम एक सिंगर हैं, उनके लास्ट 2 सॉन्ग जो हैं लास्ट 2 सॉन्ग जो है वो उनसे भी उनको सफलता मिली है, और इन 2 सॉन्ग से पहले भी उन्होंने बहुत सारे हिट सॉन्ग दिए हैं। तो देखिए, द टू लास्ट सॉन्ग ये नहीं होगा, बल्कि लास्ट 2 सॉन्ग होगा। हम कहते हैं ना लास्ट 2 डेज से बारिश हो रही है ना। सो 2 लास्ट सॉन्ग नहीं होगा, बल्कि लास्ट 2 सॉन्ग्स होगा। सो पहले ही पता चल गया सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। द रीज़न वाई नो बडी इज़ इंटरेस्टिंग इन लर्निंग फ्रॉम हिम इज़ डैट ही इज़ अ वर्स्ट टीचर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ बताइए, आई एम इन ओके, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी, द दिस मूवी इज़ इंटरेस्टेड। कौन सा सेंटेंस सही होगा? ऑब्वियसली कौन सा सही होगा? अच्छा, आप सोचिए कौन सा सही होगा। फ़िलहाल हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द रीज़न वाई नो बडी इज़ इंटरेस्टिंग इन लर्निंग फ्रॉम हिम इज़ दैट ही इज़ अ वर्स्ट टीचर। कह रहा है कि उससे कोई भी स्टूडेंट पढ़ने में के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब इच्छुक नहीं है, क्योंकि वो अच्छे टीचर नहीं है। सो द रीज़न वाई नो बडी इज़ इंटरेस्टिंग नहीं होगा। ओके, जब हम कहेंगे दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी तो ये अलग चीज़ हुआ। और अगर कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कह सकते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग ये सेंटेंस गलत है, ऐसे नहीं होता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऐसे होगा। सो द रीज़न वाई नो बडी इज़ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बल्कि द रीज़न वाई नो बडी इज़ इंटरेस्टेड। ओके, सो क्या हो गया, सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लिटिल सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स वुड हैव प्लेस्ड यू ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फॉर श्योर। कह रहा है तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से अगर तुम्हें थोड़ा भी सपोर्ट है तो तुम्हें निश्चित तौर पर तुम दुनिया में टॉप स्थान प्राप्त करोगे। सो लिटिल फ्यू ये सारे वर्ड्स जहाँ पर भी आते हैं इनसे पहले ए यूज़ ज़रूर होता है। ओके, सो लिटिल सपोर्ट नहीं होगा, बल्कि अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स वुड हैव प्लेस्ड यू ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फॉर श्योर। सो सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग है। आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द फूड टेस्टेड डेलिशियसली एंड ऑल प्रेजेंट इन द पार्टी इंजॉयड इट टू देयर फिल। कह रहा है पार्टी में जो खाना था ना वो बहुत ही टेस्टी था, और पार्टी में जितने भी लोग थे उन सब ने खूब अच्छे से पेट भर के खाना खाया। इसे कहते हैं लोकल भाषा में टंकी फुल। ओके, सो द फूड टेस्टेड डेलिशियसली, यहाँ पर डेलिशियसली नहीं होगा, बल्कि डेलिशियस होगा। डेलिशियस एडजेक्टिव होता है। जैसे हमने कहा दिस इज़ अ डेलिशियस फूड, तो फूड की क्वालिटी हो गई कि वो डेलिशियस है, और डेलिशियस वर्ड जो है वो फूड यानी कि नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो डेलिशियस एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ये डेलिशियसली जो है ना ये एडवर्ब है, बट यहाँ पर फूड की बात हो रही है, फूड नाउन है। अगर फूड नाउन है तो हम एडवर्ब से उसकी क्वालिटी नहीं बता सकते हैं। हमें फूड की क्वालिटी यानी कि नाउन की क्वालिटी बताने के लिए हमें एडजेक्टिव ही चाहिए, और डेलिशियस एडजेक्टिव होता है। सो यहाँ पर डेलिशियसली रॉन्ग है, डेलिशियस करेक्ट होगा, इसलिए सेंटेंस का ए
ए पार्ट रॉन्ग है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट योर बुक इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन माइन इज़ सुपीरियर दैन योर्स। कह रहा है कि वैसे तो ये सच है कि तुम्हारी बुक मेरी बुक से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब मेरी बुक से ज़्यादा एक्सपेंसिव तुम्हारी बुक है, लेकिन मेरी बुक जो है वो तुम्हारी बुक से ज़्यादा अच्छी है, मतलब मेरी बुक में जो कंटेंट है वो तुम्हारी बुक के कंटेंट से ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट योर बुक इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन माइन, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। आगे है माइन इज़ सुपीरियर दैन योर्स, तो सुपीरियर दैन नहीं होगा, सुपीरियर टू होगा। ओके, देन नहीं होगा बल्कि यहाँ पर टू यूज़ करेंगे, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, इस तरह से यूज़ होता है। सुपीरियर देन रॉन्ग है। सो सुपीरियर टू, यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल ज़्यादा सेंस नहीं है, बल्कि ये सिंपल रूल है, सुपीरियर टू, सुपीरियर के साथ या जूनियर इन्फीरियर के साथ हम टू यूज़ करते हैं। सो देन की जगह पर टू हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस का डी पार्ट रॉन्ग है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। 2 years ago, he used to be a miser man. He used to be miser man, but now he has become a generous guy. कह रहा है 2 साल पहले तक वो बहुत ही कंजूस इंसान हुआ करता था, लेकिन अब वो एक जेनरस गाई, मतलब दयालु पर्सन है। अब उससे कोई कुछ मांगता है तो वो दे देता है। सो 2 years ago, ठीक है, he used to be miser man, मतलब वो कंजूस इंसान था। यूज़ टू कहते हैं पास्ट के किसी हैबिट की बात जब होती है तो यूज़ टू कहते हैं, और यूज़ टू मॉडल भी है और एडजेक्टिव भी है। ओके, सो ही यूज़ टू बी माइजर मैन। माइजर जो है नाउन है और मैन भी नाउन है, और दो नाउन एक साथ यूज़ नहीं होता है, डैट्स वाई माइजर मैन नहीं होगा बल्कि अ माइजरली मैन। अ माइजरली मैन, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सो इसलिए क्या होगा, सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग होगा। माइजर नाउन है, मैन भी नाउन है, और अ माइजरली मैन ये एडजेक्टिव है। ओके, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। शी इज़ गोइंग टू मुंबई टू सी हर सिक मदर, टू सी हर इल मदर टुमारो एंड विल बी बैक विद इन अ फ्यू डेज। कह रहा है वो मुंबई गई है अपनी बीमार माँ को देखने, और वो जल्दी आ जाएगी। शी इज़ गोइंग टू मुंबई टू सी हर इल मदर टुमारो। ओके, वो कल मुंबई जा रही है, मतलब वो कल मुंबई जाएगी अपनी बीमार माँ को देखने, और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। अच्छा, इल वर्ड का यूज़ आमतौर पर हम बीमार के लिए करते हैं, लेकिन इल वर्ड का यूज़ बीमार के लिए नहीं होता है बल्कि बैड के लिए होता है। ओके, जैसे ही इज़ इल टेम्पर्ड, कहने का मतलब है वो बुरे टेम्पर का है, मतलब वो बहुत ही जल्दी भड़क जाता है। ओके, सो इल का यूज़ होता है ख़राब टेम्पर के लिए, या फिर इल अफेक्टेड कहते हैं ना, मतलब बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है, तो इल अफेक्टेड, इल का मतलब होता है बुरा या बैड, और बीमार के लिए सिक वर्ड करेक्ट है। वैसे हम लोग इल भी यूज़ करते हैं, लेकिन सिक जो है ये करेक्ट वर्ड है। सो सेंटेंस होगा शी इज़ गोइंग टू मुंबई टू सी हर सिक मदर टुमारो एंड विल बी बैक विद इन अ फ्यू डेज। सो इल की जगह पर सिक हो जाएगा, और सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। कोलकाता इज़ फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर, द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ओके, कह रहा है कि कोलकाता जो है वो अलवर से दूर है जयपुर से ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब है कि अलवर से जयपुर जितना दूर है उससे ज़्यादा अलवर से कलकत्ता दूर है। अब ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि राजस्थान में ही अलवर और जयपुर दोनों हैं, बट कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल है, काफ़ी ज़्यादा दूर है ना, बिल्कुल ईस्ट वेस्ट हो गया ये तो। सो कह रहा है कि दूर है। ओके, कोलकाता इज़ फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है। सो देखिए, ये जो फर्दर लिखा हुआ है पहले से FURTHER, इस फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट। यहाँ पर ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेंटेंस से समझ में आ रहा है यहाँ पर दूरी की बात हो रही है। सो फर्दर ना होकर के फार्दर होगा, FARTHER। फार्दर इसका मतलब होता है दूर, डिस्टेंट मतलब
किसी भी दूरी की बात हो रही है। सो सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ भी टिक लगाना भूल गई। आप लोग सेंटेंस का ए पार्ट टिक कर लो और आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ओके, आई रिपीट अगेन, नोट्स नहीं बनाओगे आप लोग भूल जाओगे। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? रमेश इज़ स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन। ओके, सो रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश। कह रहा है कि रमेश ऑलरेडी काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी समझदार है, पढ़ा लिखा है। ओके, सो वो इस पोस्ट को आसानी से, इस पोस्ट पर वो सिलेक्ट हो जाएगा बगैर किसी सिफारिश के। तो देखिए, रमेश इज़ स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड। स्मार्टर क्यों भाई? रमेश की यहाँ पर कंपेयर किसी से नहीं हो रही है, रमेश को कंपेयर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ रमेश की बात हो रही है। सो इसलिए स्मार्टर नहीं होगा, बल्कि हम पॉजिटिव डिग्री स्मार्ट यूज़ करेंगे। ओके, इसलिए सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 28 पर। द शर्ट इज़ कंपेरेटिवली बेटर दैन दी अदर वन we saw in corner shop yesterday. This shirt is comparatively better than the other one we saw in corner shop yesterday. कह रहा है कि ये शर्ट जो है उस शर्ट की तुलना में काफ़ी अच्छी है जो हमने कल कॉर्नर शॉप पर देखी थी। तो दिस शर्ट इज़ कंपेरेटिवली बेटर। कंपेरेटिवली बेटर, इस पूरी बात का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर हम बेटर यूज़ कर रहे हैं तो कंपेरेटिवली यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जब बेटर यूज़ हो गया मतलब कंपेयर ही किया जा रहा है, तो फिर कंपेरेटिवली इसका लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो कंपेरेटिवली इस वर्ड को हम कट कर देंगे और बेटर एज इट इज़ रह जाएगा, इसलिए सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है। अच्छा, ये जो कंपेरेटिवली यूज़ हुआ है ना सेंटेंस में, इसको कहते हैं सुपरफ्लुअस या फिर रिडंडेंट। सीधे सीधे कहें तो अननेसेसरी, मतलब इसका कोई काम नहीं है, अनावश्यक तौर पर यूज़ हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कहेंगे ही कैन बी एबल टू डू दिस, इस पूरी बात का कोई मतलब नहीं है। ही, जब हमने कैन कहा तो उसकी एबिलिटी और कैपेसिटी की तो बात हो ही गई, लेकिन ये बी एबल टू, ये अननेसेसरी है। ओके, इसे कहते हैं सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट या अननेसेसरी। तो बी एबल टू ये नहीं होगा, बल्कि सीधे ही कैन डू दिस, इतना होगा। इसीलिए दिस शर्ट इज़ कंपेरेटिवली बेटर, यहाँ पर कंपेरेटिवली नहीं होगा, ये कंपेरेटिवली जो यूज़ हुआ है ये सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट या अननेसेसरी है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। आई टोल्ड हर डैट इट वुड ऑल बी द मोर बेटर दैन वन वाज द बेस्ट। कह रहा है कि मैंने उसे कहा था इट वुड ऑल बी द मोर बेटर दिस वन वाज द बेस्ट। ओके, देखिए डिग्री, देखिए पॉजिटिव डिग्री गुड होता है, उसके बाद कंपेरेटिवली डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा हमारा बेस्ट, फिर पॉजिटिव डिग्री बैड, कंपेरेटिव डिग्री वर्स और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट। सो यहाँ पर वैसे सब ठीक है, बेटर यूज़ हुआ है। ओके, ये भी ठीक है, वन वाज दी बेस्ट, सब ठीक है। लेकिन जब बेटर यूज़ हो रहा है तो हम मोर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमने ऊपर देखा बेटर यूज़ हो रहा है तो कंपेरेटिवली यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन 29 में भी जब बेटर यूज़ हो रहा है तो मोर यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी मोर जो है वो अननेसेसरीली या फिर सुपरफ्लुअस यूज़ हुआ है। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 30 पर। ओके, स्लाइड चेंज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है। शी डज नॉट हैव सम मनी टू बाई अ न्यू रेफ्रिजरेटर सो शी इज़ वरीड। कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं हैं न्यू रेफ्रिजरेटर ख़रीदने के लिए, इसलिए वो परेशान है। तो शी डज़ नॉट हैव, यहाँ तक ठीक है। सम मनी टू बाई अ न्यू रेफ्रिजरेटर, सम मनी नहीं होगा, जब हम सेंटेंस में मनी की बात करते हैं तो सम नहीं बल्कि एनी मनी कहते हैं। ओके, एनी मनी, ये सब मैंने आपको नाउन के लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया है कि एनी किसके साथ लगता है और सम किसके साथ लगता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नाउन का लेक्चर फर्स्ट प्लेलिस्ट में सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ओके, या फिर मैं इसी वीडियो के नीचे सारे वीडियोस का लिंक पोस्ट कर दूंगी। ओके, सो एनी मनी हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है।
चलिए अब चलते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 31 पर। ऑल द बुक्स वेयर इंडीड इंटरेस्टिंग बट डैट वन वाज दी मोर इंटरेस्टिंग। कह रहा है कि वैसे तो सभी बुक अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, लेकिन वो एक बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। ऑल मतलब सबकी बात हो रही है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। अच्छा, इंडीड का मतलब होता है एम्फेसाइज करना या फिर जोर डालना। ओके, अब देखिए सेंटेंस दोबारा से। ऑल द बुक्स वेयर इंडीड इंटरेस्टिंग बट डैट वन वाज द मोर इंटरेस्टिंग। सो द मोर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, तो मोर की जगह मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ओके, सो सेंटेंस का डी पार्ट रॉन्ग है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में है, होल द चैप्टर ऑफ दिस ग्रामर बुक इज़ फुल ऑफ एरर्स दैट शोज द केयरलेसनेस ऑफ द प्रूफ रीडर। कह रहा है इस ग्रामर बुक के सभी चैप्टर्स एरर से भरे हुए हैं, मतलब सभी चैप्टर में भर भर के गलतियाँ हुई है। इनसे ये पता चलता है कि बुक का जो प्रूफ रीडर था उसने लापरवाही बरती है बुक को रीड करने में। क्या होता है ना, जब कोई बुक लिखी जाती है तो उसे पब्लिश कराने से पहले 3-4 बार उसकी रीचेकिंग होती है और फाइनली लास्ट में उसे प्रूफ रीडर से रीड करवाया जाता है कि कुछ भी छूट तो नहीं गया या कुछ गलत तो नहीं लिखा गया। तो अगर किसी बुक में बार बार बहुत ज़्यादा गलती हुई है तो हम समझ जाते हैं कि प्रूफ रीडर ने पढ़ने में, रीड करने में लापरवाही बरती है। अच्छा, ये तो हुआ इसका मीनिंग। अब देखिए आगे, होल द चैप्टर। अच्छा, ये जो होल वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव यूज़ होता है इस फॉर्मेट में, पहले आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। तो यहाँ पर है होल दी चैप्टर। होल दी चैप्टर नहीं होगा, बिकॉज चैप्टर जो है वो तो नाउन है। सो होल दी चैप्टर नहीं होगा, बल्कि द होल चैप्टर होगा। द मतलब आर्टिकल, होल यानी एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन हो जाएगा। सो इसलिए सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर। कैन वी रिलाई ऑन दिस एजेंसी फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द डे। कैन वी रिलाई कह रहा है कि क्या हम इस न्यूज़ एजेंसी पर लास्ट न्यूज़, कैन वी रिलाई ऑन दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे, दिन के आखिरी खबर के लिए, या कह सकते हैं दिन के सभी खबर के लिए, क्या हम इस एजेंसी पर डिपेंड रह सकते हैं। रिलाई मतलब डिपेंड रहना। सो देखिए, कैन वी रिलाई ऑन दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज़। लास्ट न्यूज़ नहीं होगा, बल्कि लेटेस्ट न्यूज़ होगा। लास्ट न्यूज़ आखिरी न्यूज़, हमें आखिरी न्यूज़ से क्या मतलब, लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए होती है ना, अभी की न्यूज़ अभी मिल जाए, हर कोई यही चाहता है। सो लास्ट न्यूज़ नहीं होगा, बल्कि लेटेस्ट न्यूज़ सही वर्ड होगा। जैसे हम कहते हैं कि देखो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ मतलब बिल्कुल न्यू खबर। वैसे तो वो आखिरी खबर रहती है, लेकिन लास्ट न्यूज़ नहीं कहते हैं, बल्कि उसे लेटेस्ट न्यूज़ कहते हैं। सो इसलिए सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 34। राम इज़ जूनियर दैन श्याम एंड ओल्डर दैन गणेश। मैंने आपको बताया था सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, ये सब में दैन नहीं बल्कि टू यूज़ होता है। सो इस सेंटेंस में पूरा ही गलती है। देखिए, राम इज़ जूनियर दैन श्याम नहीं होगा, बल्कि राम इज़ जूनियर टू श्याम। आगे देखिए, एंड ओल्डर दैन गणेश। तो एंड ओल्डर नहीं होगा, बल्कि एल्डर होगा, क्योंकि मैंने बताया है ओल्डर जो है वो किसी भी थिंग्स के साथ यूज़ होता है। और अगर मेरे या आपके एज की बात होगी किसी के भी कॉन्टेक्स्ट में, तो हम एल्डर, यंगर ये सब यूज़ करेंगे। और एल्डर है तो आगे एल्डर देन नहीं होगा, बल्कि एल्डर टू हो जाएगा। तो सही सेंटेंस है राम इज़ जूनियर टू श्याम एंड एल्डर टू गणेश। सेंटेंस का ए पार्ट भी रॉन्ग, बी पार्ट भी रॉन्ग और सेंटेंस का सी पार्ट भी रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। द मिलिटेंट्स एंटर्ड द पैलेस फ्रॉम द अटमोस्ट गेट विथ गन्स हिडन इन देयर क्लॉथ्स। कह रहा है कि मिलिटेंट्स जो है वो पैलेस यानी कि महल में जब घुसे अटमोस्ट गेट से, ओके, अटमोस्ट यानी कि फुल कंप्लीट, पूरी तरह से घुस गए सभी लोग। और इन लोगों ने क्या किया था, अपने कपड़े में गन छुपा कर रखी थी, मतलब अपने पास गन छुपाए हुए थे ये लोग। अच्छा, अटमोस्ट का मतलब होता है फोरमोस्ट, ओके, फोरमोस्ट, सॉरी अटमोस्ट का मतलब होता है फुल कंप्लीट, फुल या तो कंप्लीट मतलब पूरा या फिर पूरी तरह से। सो अटमोस्ट नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर फोरमोस्ट
ये वर्ड यूज़ होगा, इसलिए सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। शी कांट सिंग मच देन 4 सॉन्ग एट अ स्ट्रेच, ही इन्फॉर्म्ड। उसने बताया कि वो लड़की जो है वो 4 से ज़्यादा गाने एक बार में नहीं गा सकती है। ए स्ट्रेच मतलब एक बार में, जैसे 4 गाने वो गाएगी उसके बाद अब वो नहीं गा पाएगी, अब उसे पानी पीना होगा या तो रेस्ट करना होगा, और 4 गाने वो बिना रेस्ट किए बिना पानी पिए गा सकती है। ये तो हुआ मीनिंग। शी कांट सिंग मच देन 4 सॉन्ग, ये तो सिंपल सा है स्टूडेंट, जैसे हम कहते हैं आई कांट ईट मोर देन 4 चपातीज़। ओके, सो यहाँ पर सिंपल है, मच नहीं होगा बल्कि हम मोर यूज़ करेंगे। ये तो काफ़ी ईजी है, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो हो जाएगा शी कांट सिंग मोर देन 4 सॉन्ग्स एट अ स्टेज, ही इन्फॉर्म्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इट इज़ वेल नोन दैट मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। कह रहा है कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि मिसेस इंदिरा गांधी जो थे वो फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। ये तो ठीक है, बट आई थिंक क्वेश्चन लिखने में मैंने मिस्टेक की है, शायद फर्स्ट लेडीज़ पॉलिटिशियन लिखा रहा होगा। ओके, सो जो भी है, बट इस पूरे सेंटेंस में कुछ भी रॉन्ग नहीं है। इसलिए हमें जब इंग्लिश के क्वेश्चंस किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो हमें 5 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी और ऑप्शन ई में रहता है नो एरर। मैंने आपको पीछे किसी भी क्वेश्चन में नो एरर नहीं लिख कर दिया था, वो इसलिए क्योंकि नो एरर वाला क्वेश्चन कोई था ही नहीं, सब में कुछ ना कुछ एरर था, तो मैंने सोचा एक्स्ट्रा में क्यों लिखूं। ओके, बट क्वेश्चन नंबर 37 में सेंटेंस पूरा सही है, इसलिए आपको नो एरर टिक करना होगा। ओके, बाकी हर क्वेश्चन में आपको नो एरर मौजूद रहता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। सो स्टूडेंट्स, हमारे एडजेक्टिव का भी एरर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको वर्ब की मिलेगी और उसके बाद वर्ब के एरर फाइंड आउट करने की, लेकिन उसके पहले आपको कुछ मॉडल्स भी मैं पढ़ाऊँगी। ओके, सो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो अच्छी बात है। आप लोग फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।